दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं सॉल्व करा रहा हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ पीवाईक्यूज़। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन 6 दिसंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में आ चुका है नेट के एग्जामिनेशन में, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर स्क्वायर ऑफ अ पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरीज। हिंदी में भी देख लेते हैं। विरोध वर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रतिज्ञाप्तियाँ व्याघाती हैं। व्याघाती का मतलब आप समझ लीजिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अपोजिट में अगर कोई एक स्टेटमेंट है, तो दोनों को एक दूसरे का व्याघाती कहा जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी कहा जाएगा। ठीक है, तो हम ये आज देखते हैं कि इसमें से जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंतर्गत व्याघाती हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप जानते हैं, AEIO, इससे मिलकर के एक रेक्टेंगल बनता है। उस रेक्टेंगल में हम देखते हैं कि जो डायगोनल पॉइंट्स पर जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो क्या होगा, वो होगा ए का कॉन्ट्राडिक्टरी होगा ओ। ए क्या है, ए है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ओ क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो होगा पर्टिकुलर नेगेटिव। इसी तरीके से यूनिवर्सल नेगेटिव का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो होगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑल बर्ड्स आर एप्स। ठीक है, ऑल बर्ड्स आर एप्स का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो होगा सम बर्ड्स आर नॉट एप्स। ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला ऑप्शन जो दिया गया है ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है। यूनिवर्सल पॉजिटिव का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो होगा पर्टिकुलर नेगेटिव, तो ए का डी होना चाहिए, ए एंड डी, लेकिन ए एंड डी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए हम बी एंड सी को चेक करते हैं। नो बर्ड्स आर एप्स, नो बर्ड्स आर एप्स क्या है, ये है यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो होगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम बर्ड्स आर एप्स। ठीक है, बी एंड सी यहाँ पर सही ऑप्शन है, तो जो हमारा चॉइस है वो है नंबर 3, बी एंड सी। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये हमारा ऑप्शन सही है, बी एंड सी, बी एंड सी। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। एक स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको ये देखना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि लगभग लगभग तार्किक रूप से जिनका एक ही अर्थ निकल करके सामने आए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो या तो अफर्मेटिव हों या नेगेटिव हों। हम पहले ये देखेंगे। तो इसमें से एक जो आपका डी ऑप्शन है वो अफर्मेटिव है, लेकिन बाकी के सारे इसमें आपको जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो हम वन बाई वन सबको या तो नेगेटिव कन्वर्ट करें या पॉजिटिव कर लेते हैं। तो हम वन बाई वन पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं। ऑल नॉन एप्स आर नॉन मंकीज़, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा ऑल मंकीज़, हो पहले आएगा, ऑल मंकीज़ आर एप्स, ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मंकीज़ पहले है, एप्स बाद में है इसमें, जब हमने इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नो एप्स और नॉन मंकीज़, इसको जो हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में, तो ये हो जाता है ऑल एप्स और मंकीज़। ठीक है, यहाँ पर एप्स पहले आया, मंकीज़ बाद में आया। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का यहाँ पे चेंज हो रहा है। नो मंकीज़ आर नॉन एप्स, ये इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ऑल मंकीज़ आर एप्स, ये हो जाएगा मंकीज़ पहले है, एप्स बाद में है। ठीक है, और डी ऑप्शन पहले से ही ऑल मंकीज़ आर एप्स अफर्मेटिव है, मंकी पहले है, एप्स बाद में। तो आपने देखा यहाँ पे तीन ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें कि मंकी पहले आएगा, एप्स बाद में आएगा। ठीक है, वो है ए, सी एंड डी। ठीक है, ए, सी एंड डी, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। बी वाला लॉजिकली इक्विवेलेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये अगर कन्वर्ट करेंगे हम तो ये हो जाएगा ऑल एप्स आर मंकीज़, एप्स पहले आएगा और मंकीज़ बाद में आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा यहाँ पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये चार ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम
जिनके आधार पे हम तय करते हैं कि जो डायगोनल एक दूसरे के हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे अपोजिट होते हैं। जैसे ए का जो अपोजिट होगा वो मैंने आपको बताया, ए का अपोजिट होगा ओ। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का अपोजिट होता है पर्टिकुलर नेगेटिव। उसी तरीके से यूनिवर्सल नेगेटिव का अपोजिट होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, ओके। As per square of opposition, if the statement all apes are mammals is given as true, which of the following statements can be immediately inferred to be false? हिंदी में पढ़ लेते हैं। विरोध वर्ग के अनुसार यदि कथन समस्त कपि स्तनधारी होते हैं सत्य के रूप में प्रदत्त है तो निम्न में से किन कथनों के असत्य होने का तत्काल अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ये है कि हम जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को यहाँ पे कहा गया है कि आप उसको सच मान के चलिए। 100% ऑल एप्स आर मैमल्स, इसको हम बिल्कुल सच मान करके चलेंगे। अगर ऑल एप्स आर मैमल्स हैं तो इसमें हम पहले देखेंगे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। ओके, तो एक बार फिर से यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स, तो कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं जो कि फॉल्स प्रूव होंगे। ठीक है, पहला है ऑल एप्स आर मैमल्स दिया गया है, पहला है नो एप्स आर मैमल्स। अगर ये चीज़ दी गई ऑल एप्स आर मैमल्स, इसको आप हमें सही मान के चलना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नो एप्स आर मैमल्स ये यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। ठीक है, नो एप्स आर मैमल्स जो है ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि कहा गया है कि ऑल एप्स आर मैमल्स। ठीक है, ओके। सम एप्स आर मैमल्स, जब ऑल एप्स आर मैमल्स होगा तो 100% सम एप्स आर मैमल्स होगा ही होगा। ठीक है, ये तो ट्रू हो जाएगा। जब सम एप्स जो है, जब कहा गया ऑल एप्स और मैमल्स तो सम मैमल्स और एप्स भी सही हो जाएगा, बी एंड सी यहाँ पे सही हो जाएगा। डी बचता है सम एप्स आर नॉट मैमल्स, सम एप्स आर नॉट मैमल्स नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया है ऑल एप्स आर मैमल्स ये दिया गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे बचता है वो जो आता है जो दो गलत हो रहे हैं इन्फ्रेंसेस वो कौन कौन से हैं, नो एप्स आर मैमल्स और डी सम एप्स आर नॉट मैमल्स। ठीक है, तो ए एंड डी ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ईदर यू लेट मी go to Las Vegas for a vacation or I will be miserable for the rest of my life. I am sure you don't want to see me miserable, so you have a clear decision to allow me to go for a vacation to Las Vegas. ये एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। ठीक है, विच फैलेसी इज कमिटेड इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं कि कौन सा दोष है। ठीक है, या तो आप मुझे अवकाश हेतु लास वेगस जाने दें अथवा मैं अपने शेष जीवन पर्यंत दुखी रहूँगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं, अतः आपके पास स्पष्ट निर्णय है कि आप मुझे अवकाश हेतु लास वेगस जाने की अनुमति दें। इस कथन में कौन सा दोष है। ठीक है, तो कथन को हम जो चीज़ इसमें ज़रूरी है उसको हम आपको दिखाते हैं क्या इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कीवर्ड्स ज़रूरी हैं। इसमें दिया हुआ ईदर यू लेट मी गो टू लॉस वेगस फॉर अ वेकेशन और, ठीक है, यहाँ पे और ईदर और की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, ईदर और आई विल बी मिजरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, आई एम श्योर यू डोंट वॉन्ट टू सी मी मिजरेबल। देखो, आप पूरे इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इसमें कहीं भी एक तरीके की फोर्स की बात नहीं की गई है कि अगर आप मुझे लॉस वेगस नहीं भेजोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, या अगर आप मुझे लॉस वेगस नहीं भेजोगे तो मैं आपकी जॉब छोड़ दूँगा। ऐसा कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, ना ही कोई इसी एक तरीके से मतलब जोर दे करके बात कहने का कोई इसमें वो दिख रहा है। ठीक है, तो अपील फॉर फोर्स यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फोर्सफुली किसी चीज़ को यहाँ नहीं कहा गया है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। फॉल्स कॉज क्या है। फॉल्स कॉज भी एक दोष होता है, एक फैलेसी होती है। फॉल्स कॉज में क्या दोष होता है, इसमें जो कॉज एंड रिलेशनशिप है वो देखा जाता है। कॉज एंड रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके कॉज के रूप उसके इफ़ेक्ट के रूप में एक घटना घटती है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है कि अगर तुम मुझे लॉस वेगस नहीं जाने दोगे तो मैं ऐसा कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स कॉज भी नहीं नज़र आ रहा कहीं पर।
कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो दोष है जो स्टेटमेंट्स में एक तरीके का आप कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक नज़रिया ले आता है सामने, प्रश्नवाचक दृष्टिकोण ले आता है सामने, लेकिन पूरे इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, या तो आप मुझे अवकाश हेतु लॉस वेगस जाने दें अथवा मैं अपने शेष जीवन पर्यंत दुखी रहूँगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं, अतः आपके पास स्पष्ट निर्णय है कि आप मुझे अवकाश हेतु लॉस वेगस जाने की अनुमति दें। ठीक है, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं नज़र आएगा कोई। तो यहाँ पर ना अपील टू फोर्स है, ना फॉल्स कॉज है, ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ले देगी बसता है फॉल्स डाइकोटमी। फॉल्स डाइकोटमी क्या होता है? इसमें स्टेटमेंट्स पर ध्यान दिया गया है। कौन सा? ये वाला, ईदर यू लेट मी गो टू लॉस वेगस फॉर अ वेकेशन और आई विल बी मिजरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये तीन नहीं होंगे, फॉल्स डाइकोटमी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी से। क्या दिया गया है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर वन लेबल्ड एज रीज़न। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। अभिकथन और कारण। देखिए, ये अभिकथन और कारण में हम जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि जो अभिकथन दिया गया है उसके लिए जो रीज़न या उसके लिए जो जो कारण बन रहा है, क्या दोनों में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है कि नहीं है। पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा? तर्कशास्त्र के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अग्नि शीतल होती है। ठीक है, अग्नि शीतल होती है क्योंकि यह एक पदार्थ है। ये दोष, ये जो युक्ति है ये दोषपूर्ण युक्ति है, अभिकथन ये कहता है। इसका रीज़न क्या दे रहा है इसके पीछे? तर्कशास्त्र के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अग्नि शीतल होती है क्योंकि यह एक पदार्थ है, युक्त में एक मध्य पद अंतर्वृत्त है जो अनन्य नहीं है। ठीक है, हिंदी जो ट्रांसलेशन है इसका वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हो कि एक तरीके से आप इस पर फैसला नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में कारण कह क्या रहा है। ठीक है, तो इस बार इसलिए हम जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो इंग्लिश में दिया गया assertion और रीज़न है उसको एक बार ज़रूर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन व्यू ऑफ लॉजिक, द आर्गुमेंट fire is cool because it is sustainable. Sorry, according to classical Indian view of logic, the argument fire is cool because it is a substance is fallacious. Reason क्या कह रहा है? As per classical Indian view of logic, the argument fire is cold because it is a substance. ठीक है, इन्वॉल्व्स अ मिडिल टर्म। इसमें कहीं भी किस तरीके का मिडिल टर्म हमें नहीं एज सच नज़र आ रहा है जो एक्चुअल में रीज़न बने असर्शन का। ठीक है, तो रीज़न आर यहाँ पर जो है वो फॉल्स होगा और असर्शन ए जो है यहाँ पर वो ट्रू होगा। ठीक है, असर्शन यहाँ पर ट्रू होगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो होना चाहिए 3, ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ 512 बाइट पैकेट यूजिंग अ 56 किलो बिट्स पर सेकेंड मॉडम इज अप्रॉक्सीमेटली। ये कह रहे हैं कि 56 किलो बिट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग करके 512 बाइट पैकेट प्रेषित करने हेतु प्रेषण में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है, ठीक है, जिसकी साइज़ है 512 बाइट, और उसको कह रहे हैं कि उस डेटा को भेजने के लिए आपको, मान लीजिए आपको उसको किसी अपने दोस्त के पास भेजना है इंटरनेट के थ्रू, तो आप इंटरनेट आपके यहाँ मॉडेम के थ्रू आया होगा, तो जो आपके यहाँ मॉडेम लगा हुआ है उसकी जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 56 किलो बिट्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 56,000 बिट्स को वो सेंड कर सकता है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो दिया गया पैकेट है जो भेजा जाना है उसकी पहले साइज़ देखो क्या है। पैकेट साइज़ है 512 बाइट्स, बाइट्स में दिया गया है। बाइट्स और बिट्स दो अलग अलग यूनिट्स हैं, तो पहले हमें दोनों की यूनिट को कन्वर्ट करके एक करना होगा, तो हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, जब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं तो 512 बाइट्स में कितने हो जाएंगे, 512 इंटू 8 इज इक्वल टू 4096 बिट्स हो जाएंगे। मॉडेम की स्पीड कितनी दी गई है, 56 किलो बिट्स। ठीक है, 56 किलो बिट्स को हम अगर पूरा लिखेंगे तो 56,000 बिट्स पर सेकेंड। ओके, अब आसानी से निकल जाएगा ये। हमें कितने बिट्स को भेजना है, 4096 बिट्स को भेजना है। उसकी स्पीड क्या है,
किस स्पीड से भेजना है, 56,000 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से भेजना है। तो इसमें कुल मिला करके अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.073 सेकंड्स लगेगा इतने इतने इस पैकेट को भेजने में, इस डेटा को भेजने में। अच्छा, अब क्या है कि भाई हमने देखा कि इसमें सारे के सारे ऑप्शंस मिली सेकंड में दिए गए हैं, तो इस सेकंड को अगर हम मिली सेकंड में कन्वर्ट कर दें, आप जानते हैं कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड होता है। तो इसको अगर हम 1000 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 73.1 मिली सेकेंड्स। तो जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो हो जाएगा 73 मिली सेकेंड, ये अप्रॉक्सीमेटली सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द इंटरनेट इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, देयरफॉर द इंफॉर्मेशन मे बी बायस्ड और इनएक्यूरेट। भारत में इंटरनेट का विनियमन नहीं होता है, अतः सूचना पक्षपाती अथवा गलत हो सकती है। कथन 2 क्या कहता है, द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाई वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है। अच्छा, हम वन बाय वन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला सिस्टम नहीं, स्टेटमेंट या तो सही होगा या गलत होगा, वो जो आपकी जीके है उस पर निर्भर करेगा। स्टेटमेंट 1 पहले पढ़ते हैं, द इंटरनेट इज़ नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। हालांकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट को उन्होंने सही माना है, लेकिन इंटरनेट इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। एक संस्था है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में इंटरनेट और उससे संबंधित गतिविधियों को रेगुलेट करती है। ठीक है, देयरफॉर द इंफॉर्मेशन में बी बायस्ड और इनएक्यूरेट। ठीक है, तो यहाँ पे आधा सेंटेंस जो है वो सही है, आधा सेंटेंस जो है ये सही नहीं है, और ये कहते हैं द इन्फॉर्मेशन में भी बायस्ड और इनएक्यूरेट। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारी आपको भ्रामक सूचनाएं मिल सकती हैं। जैसे मान लो ट्विटर पे देश विरोधी बहुत सारी गतिविधियां लोग चलाते हैं, तो सरकार के पास ये पावर होती है, वो चाहे तो ट्विटर अकाउंट्स को वो ब्लॉक कर सकती है, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है। तो एक तरीके से आप देखो कि इंडिया में जो इंटरनेट है उसको तो एटलीस्ट इंडिया रेगुलेट कर ही सकता है, भारत के बाहर के इंटरनेट के बारे में हम नहीं कह सकते। तो स्टेटमेंट 1 को अगर हम सही मान भी लें तो स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं अब, द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाई वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये कह रहे हैं कि WWW के अंतर्गत इंटरनेट आता है, जबकि इसका अपोजिट है, इंटरनेट के अंतर्गत आता है WWW। ठीक है, इंटरनेट समझ लीजिए कि सारे इसका बहुत आसान भाषा में समझिए कि दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर सबको हम एक साथ जोड़ दें, मिला दें, तो जो एक संजाल तैयार होगा उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, ना कि WWW के अंतर्गत इंटरनेट आता है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल ये जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 आधा सही है आधा गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 को हम अगर सही मान भी ले तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही होगा और स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ये हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर ये होगा। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये होगा। ओके, नाउ मूव करते हैं जल्दी से 7th क्वेश्चन की ओर, 8th क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग ICT। ठीक है, इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं। ICT के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कोडीकरण डेटा को अस्त व्यस्त करना है, जिसके द्वारा कंप्यूटर वायरस नष्ट कर दिए जाते हैं और कंप्यूटर प्रणालियों द्वारा अनधिकृत अभिगम को रोका जाता है। एक बार फिर से इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो बेहद क्लिष्ट है, इंग्लिश में पढ़ेंगे एक बार इसको हम। द इंक्रिप्शन इज द स्क्रैम्बलिंग ऑफ डेटा देयर बाय डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर वायरसेस एंड प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। कहने का तात्पर्य यह है कि जो डेटा होता है, ठीक है, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में या अपने मोबाइल पर कुछ चीज़ कहीं किसी को भेजने के लिए, तो जिस भाषा में आप चीज़ों को कोड करते हैं, चीज़ों को डालते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसको डी कोड करता है। ठीक है, उसको वो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा पहले। ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, इसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मतलब जिस कोड में कंप्यूटर लिख रहा है और ये सेंडर तक पहुंच रहा है, तो सेंडर और रिसीवर, सेंडर से निकल के रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो बीच में कोई भी आदमी अगर चाहे कि हम इस डेटा को ब्रीच करके, इस डेटा को हम कैप्चर करके इसको हम चुरा लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है। वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब हो गया कि जो भेजने वाला है और जो पाने वाला है उनके बीच में
कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जहाँ पे इस डेटा को ब्रीच करके कोई इस डेटा को ले सके या चुरा सके, ठीक है। तो इंक्रिप्शन एक तरीके का कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम होता है कि आपने जो यहाँ पे लिखा वो पहले डिकोड होगा, कंप्यूटर उसको अपने कोड में लिखेगा, फिर वो जिस जहाँ तक जाना है, ठीक है, जिस रिसीवर तक जाना है उस रिसीवर तक जा करके फिर वहाँ से वो फिर से डिकोड होगा, फिर उसके सामने वो अपने असली रूप में उसकी स्क्रीन पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, इंक्रिप्शन इज स्क्रैम्बलिंग ऑफ डेटा देयर बाई। अच्छा, आगे जो कह रहे हैं देयर बाई डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर वायरसेस एंड प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। तो आधा यहाँ पे ये जो लिखा गया है वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ऑप्शंस में ये दिया गया है और तो हम अगर इसको एक तरीके से मान भी लें कि ये आधा सही है तो आधा इसको हम सही मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है कि माइक्रो ब्लॉग इज़ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड ऑन द साइज ऑफ पोस्ट एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कस्टमाइज। माइक्रो ब्लॉग क्या है पहले समझ लीजिए। माइक्रो ब्लॉग ऐसी ब्लॉगिंग होती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, मतलब अगर आप कुछ लिखोगे तो वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति देख सकता है, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि माइक्रो ब्लॉग में जो भी सूचना है, सूचना की एक लिमिटेशन होती है कि आपको 140 कैरेक्टर्स के अंदर क्या कहते हैं अपनी सूचना को लिख करके भेजना है, उससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। और वो पब्लिक डोमेन में होती है, वो सबके लिए ओपन होती है। तो माइक्रो ब्लॉग इज़ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड ऑन द साइज ऑफ पोस्ट। यस, ये बिल्कुल सही है। अगर आप एक्स पर अभी आपको कोई अपना पोस्ट लिखना हो तो उसके लिए आपको केवल और केवल 140 कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसी स्पेस में आप जो है चीज़ों को लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कस्टमाइज़। यस, और उसको कस्टमाइज़ करना मतलब उसको अपने अनुसार क्या कहते हैं ढाल लेना, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो मतलब एक तरीके से कह लो कि नामुमकिन होता है। व्हाट्सअप एक माइक्रो ब्लॉग नहीं है, इस ये भी ध्यान रखना। व्हाट्सअप क्यों माइक्रो ब्लॉग नहीं है? क्योंकि जो आप सूचना लिख रहे हो वो सूचना आपके किसी मित्र तक जा रही है जिसको आप जानते हैं, आपके उस ग्रुप तक जा रही है जिसको आप जानते हैं, ठीक है। ये कोई पब्लिकली मतलब ओपन नहीं है कि सबके लिए कोई भी इसको देख पढ़ सकता है, ठीक। और व्हाट्सअप में आप 140 कैरेक्टर से बड़ा भी वो लिख सकते हैं। तो ये जो है ठीक है, इसको हम सही मान लेते हैं। माइक्रो ब्लॉग इज़ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड ऑन साइज ऑफ पोस्ट एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कस्टमाइज़। ये इसको हम सही मान लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा सही है। ओके। लैन ऑलवेज यूजेस वायरलेस टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट डेटा। लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमेशा क्या वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए? जी नहीं। लैन में हम लैन केबल भी यूज़ करते हैं, जिसको हम पहले के समय में केबल्स होती थी जिसको हम बोलते थे ईथरनेट, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो ले दे के जो हमारे पास बचता है, ले दे के जो हमारे पास बचता है, अगर हम सही माने तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे सही बचता है, ठीक है। क्योंकि ये आधा सही आधा गलत है, उसको हम गलत ही मानेंगे। ये तो पूरा पूरा गलत है, तो बी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है जिसको कि हम करेक्ट मान करके चलेंगे, ठीक है। ओके। नाइन्थ है हियर इज़ द टेक्स्ट कन्वर्टेड फ्रॉम द इमेज, ठीक है। तो क्या है, मैच लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ आप मैच कीजिए। पहला लिस्ट क्या है, इनपुट डिवाइस दिया गया है और उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ है वो दिया गया है। इनपुट डिवाइस में बारकोड रीडर है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, माउस है। सीधी सी बात है भाई, माइक्रोफोन से क्या काम होता है, आप जो कोई चीज़ बोलते हैं वो चीज़ जो है वो माइक्रोफोन के थ्रू कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है। तो माइक्रोफोन का यूज़ कहाँ आएगा? देखो सबसे लास्ट में, टू क्रिएट अ वॉइस ओवर प्रेजेंटेशन। यस, वॉइस ओवर प्रेजेंटेशन के लिए मतलब कहीं कुछ बोल करके प्रेजेंट करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इसका माइक्रोफोन का। तो बी किससे रिलेट करेगा? फोर से। तो बी किससे रिलेट कर रहे हैं? फोर से। ये वन में, इसमें और इसमें, ठीक है। ये दो में आ रहा है, ठीक है। ओके। फोर ये गलत हो गया, जस्ट मिनट। यस, पहला ये बी का फोर और तीसरा बी का फोर इसमें जा रहा है। ओके। अब हम देखते हैं कि इसमें ए थ्री और सी वन सब में है। केवल डी को हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। D2 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे D3 है। डी है क्या? माउस। माउस का क्या यूज़ है भाई? सीधी सी बात है, इस सेकंड से ये कनेक्ट हो रहा। टू सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम अ मेनू इन अ सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई मेनू, जैसे मान लो ये आपके सामने ये माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है, इससे मैं कोई भी फाइल का ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, उसको ओपन कर सकता हूँ, उसको बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका काम माउस का ये होता है। तो ये D2 यहाँ पर सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। पहला वाला, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पहला।
ओके, अब बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ब्लू बेबी डिजीज़। ब्लू बेबी डिजीज़ क्या होती है, या इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ब्लू बेबी डिजीज़ उस बीमारी का नाम है जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी का कलर धीरे धीरे ब्लू होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो उनका ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन घुल नहीं पाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जब नहीं घुल पाती है तो जो हीमोग्लोबिन की जिसकी वजह से जो है ब्लड का कलर रेड होता है वो ब्लू होने लगता है। ठीक है, तो ब्लड में ऑक्सीजन ठीक से ना मिल पाने की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी डिजीज़ होता है। ठीक, और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स ये पोल्यूटेड वाटर सप्लाई से हो सकता है, कुएं के पानी से हो सकता है, जो या जो सप्लाई पानी की आपके पास आ रही है उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रेट्स की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं चीज़ें पहले देख लीजिए। CFC होता है, यस CFC होता है। ठीक है, और CFC के बाद क्या होता है, HCFCs भी होते हैं और हेलॉन्स भी होते हैं। ठीक है, केवल डायोक्सिन्स जो है वो नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसमें क्या होगा, डायोक्सिन्स होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2 पढ़ते हैं। अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव द सेम टाइम टेबल फॉर फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। हिंदी में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित और विकासशील देशों में ओजोन क्षयकारी पदार्थों ODS को चरणबद्ध तरीके से हटाने की समय सीमा एक ही है। ये गलत है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर को सही करने के लिए या ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, उस प्रोटोकॉल में एक रूल ये बनाया गया था कि जो समय सीमा निर्धारित की गई थी इसके लिए, उसमें विकासशील देशों को ज़्यादा समय दिया गया है, विकसित देशों को कम समय दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कथन एक यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा कथन क्या कहता है, अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज आर रेफर्ड टू एज आर्टिकल 5 कंट्रीज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकासशील देशों को अनुच्छेद 5 देश कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 देश किसे कहा जाता है? जो विकासशील देश हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। ये कथन सही है। तो आपका कथन एक यहाँ पे सही गलत होगा और कथन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, SDGs और MDGs हमेशा पूछा जाता है, लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में ये आता ही आता है। तो कौन कौन से कथन जो है वो MDGs के बारे में सही हैं, देखिए। ठीक है, MDGs हैव 8 गोल्स। जी बिल्कुल सही। जब MDG बनाया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो इसके 8 गोल्स थे। MDG हैज़ 40 टारगेट्स। जी नहीं, MDG हैव 40 टारगेट्स नहीं, 21 टारगेट्स। जब इसको बनाया गया था तो उसके 21 टारगेट्स थे जिसको इसको पूरा करना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। MDGs वर टू बी अचीव्ड बाई द ईयर 2015। ये ऑप्शन सही है। MDGs को जो जब बनाया गया था तो उसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई थी कि हम इन गोल्स को कब तक अचीव कर लेंगे, 2015 तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, MDGs वर द सक्सेसर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या MDG SDG के बाद आया? जी नहीं, MDG पहले आया है और SDG बाद में आया है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, पहला और सी। ठीक है, ये A एंड C यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो वातावरण में बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, कई दशकों तक रह सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, देखिए। डायोक्सिन्स, ठीक है, और देखो डायोक्सिन्स और फुरांस ये लगभग दोनों एक कैटेगरी के हैं। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? डायोक्सिन्स और फुरांस कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं जो फैक्ट्री के केमिकल्स होते हैं, जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वहाँ से निकलते हैं, और इनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है बहुत लंबे समय तक के लिए होता है। ठीक है, डायोक्सिन्स और फुरांस का। ठीक है, फिर पॉलीक्लोरिनेटेड बायफेनाइल्स, ये जो PCBs में क्या क्या हो जाएगा?
आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स होते हैं, जिनसे कि काफ़ी लंबे समय तक प्रदूषण हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आप देखते हैं, उसमें जो भी कंपोनेंट लगा होता है, उसको आप भले के फेंक दीजिए, वो कई दशकों तक वैसे का वैसा पड़ा रहेगा और वो डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा आपका। ओके। अच्छा अच्छा, पेस्टिसाइड्स की बात यहाँ की गई। पेस्टिसाइड्स आप हमेशा जानते हैं कि ये हमेशा क्या कहते हैं, एक पीओपी है, मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का सबसे बड़ा एक कह सकते हो कि ये वो है, प्रकार है। पेस्टिसाइड्स, जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं ये पीओपीज होते हैं। केवल फॉर्मल्डिहाइड, जो सी ऑप्शन है, फॉर्मल्डिहाइड्स जो होते हैं ये पोल्यूटेंट्स तो होते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड्स जो है ये समय के साथ इनका क्षरण बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते वातावरण में, ठीक है। इसलिए ये प्रकृति को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते जितना कि ये चार मिल करके पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए, बी एंड डी ई, ए बी डी ई, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिफोर इंडिपेंडेंस द लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली वॉज सेट अप फॉर टीचिंग। 1932 में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ये इसकी स्थापना की गई थी, तो पहला ऐसा कॉलेज था जो कह सकते हो कि हॉर्टिकल्चर्स हो गया और होम साइंस वाले सब्जेक्ट्स को ज़्यादा क्या कहते हैं इसने प्रेफरेंस दी थी, बजाय सिविल इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स या एजुकेशनल रिसर्च के, ठीक है। तो इसमें जो उसकी स्थापना की गई थी, उसमें आप होम साइंस कह सकते हैं, होम साइंस के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं, जिसमें कि कैसे उद्यान को कैसे बनाया जाता है, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाएंगे, उनके क्या क्या तरीके होंगे, प्रकार होंगे, उसकी शिक्षा इसमें दी जाती थी, ठीक है। तो ये आपके सामने ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ये सही हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज हमने लगभग 15 क्वेश्चन इस पे बात की। अब हम नेक्स्ट जो पेपर सॉल्व करेंगे वो दूसरा कोई पेपर सॉल्व करेंगे। आज लगभग 6 दिसंबर 2023 का जो ये क्वेश्चन पेपर था, इसके मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन जो रिपीट होने की जिनकी संभावना होती है मैंने करा दी है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट कल फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आपकी कोई क्वेरीज़ हो, आपको कुछ जानना हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।